नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। एथिक्स का जो सिलेबस है, उसमें जो पहला चैप्टर है, उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। और ये ऐसा पॉइंट है जो आप बहुत जगह सर्च करोगे ना, तो आपको नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये, आप इसको सर्च जरूर करिएगा और सर्च करके बताइएगा भी मुझे कहीं मिलता है तो मैं ये आपको एक जगह पे दे देता हूँ। ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, और एक पेज की चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात तो मैं यही बता देता हूँ कि नीति शास्त्र होता क्या है। हो सकता है कई लोग एकदम नए पहली बार मेंस लिख रहे हो तो उन्हें यही ना पता हो कि नीति शास्त्र है क्या, तो फिर ये समझने में दिक्कत आएगी ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नीति शास्त्र है क्या। तो नीति शास्त्र क्या है कि आप ऐसा समझो, मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड में बताता हूँ कि एथिक्स है क्या। नीति शास्त्र एक तरह का जो है नियामकी आदर्शमूलक विज्ञान है। मतलब एक कुछ स्टैंडर्ड उसके निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा हो। समझ रहे हो। नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का, ठीक है, ऐच्छिक कर्मों का कुछ सिद्धांतों, नियमों तथा मानकों के आधार पर उचित और अनुचित, शुभ या अशुभ के संदर्भ मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य के कर्म है, ठीक है, मनुष्य के कर्म। तो मनुष्य के कर्म किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक कर्म और दूसरा होता है अनैच्छिक कर्म। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत किन कर्मों का विश्लेषण किया जाता है? ऐच्छिक कर्मों का। अब ऐच्छिक कर्म क्या होते हैं? ऐच्छिक कर्म वो होता है जिसको व्यक्ति जो है सोच समझ के करता है, या व्यक्ति जिसको करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। अनैच्छिक कर्म वो है, जैसे कि मान लीजिए कि सांस लेना, श्वसन करने का अनैच्छिक कर्म, उसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐच्छिक कर्म में जो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके, या बुद्धि भ्रम का होकर के, जैसे भी आप यूज करके करते हैं, तो वो ऐच्छिक कर्म है। तो ऐच्छिक कर्म में दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। तो नीति शास्त्र क्या करता है, वो ये बताता है कि उचित और अनुचित, ठीक है, कि कौन से कर्म करने चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए क्या है? निर्धारण। निर्धारण कैसे होता है? जब आए तो ये मैप बना दीजिएगा, नंबर 6 मिलेंगे। नैतिक मानदंड, कुछ ऐसे मानदंड होते हैं जिनके आधार पर नैतिक सिद्धांतों की विवेचना की जाती है। नैतिक सिद्धांतों की विवेचना। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ताकि टाइम ना आपका खराब हो। ठीक है। तो नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों के, किसके, ऐच्छिक कर्मों का कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ मानक होते हैं। उसके आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है कि उसका व्यवहार उचित है, अनुचित है, शुभ है अथवा अशुभ है। जैसे उचित व्यवहार क्या हो गया? मान लीजिए कि कमजोर, पिछड़े या संवेदनशील वर्गों के प्रति आपका कर्तव्य जो है, अगर आप उसे अच्छी तरह से निभाते हैं तो ये उचित कार्य हो गया। अनुचित कार्य कैसे हो गया? जैसे आपका आचरण भ्रष्ट हो तो यह अनुचित कार्य हो गया। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे आपको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, अगर जब आप ज्वाइन रहेंगे हमारे साथ। तो उसमें जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि इनर कॉन्शियस, यानी कि अंतः आत्मा की आवाज। अब कुछ लोग कहते हैं, मान लो ये कहता है व्यक्ति, वो कहता है कि मेरी अंतरात्मा में ही यही है कि मेरा मन करता है चोरी करूं, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि वो उसकी अंतरात्मा का शुद्ध रूप नहीं है। अभी भी उस व्यक्ति की अंतरात्मा में एक धूल चढ़ी हुई है, क्योंकि अंतरात्मा अशुद्ध नहीं हो सकती। इस तरह कई सारे फिलॉसफी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ बताता है कि समाज में क्या इलीगल है और क्या लीगल है।
कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं कार्य करने चाहिए। जैसे समाज, समाज क्या बताता है कि आपको कौन से कार्य समाज में मान्य हो, कौन से मान्य नहीं है। जैसे भाई बहन का विवाह समाज में अमान्य या खराब दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, हिंदू में अगर रिलीजन की बात करूं तो इस तरह से आप देखेंगे कई ऐसे मानदंड हैं जिन मानदंडों के आधार पर उचित और अनुचित कर्मों का विश्लेषण किया गया है। और यही कई सारे फिलोसफर थ्योरिकल जो मिलते हैं, और गांधी जी हो गए, कई सारे विचारक हो गए, उनके आधार पर यह पता किया जाता है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि एथिक्स कहते किसको हैं। तो एक तरह का साइंस है जिससे व्यक्ति के उचित और अनुचित व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है कि यह कौन सा व्यवहार व्यक्ति का उचित है, कौन सा व्यवहार व्यक्ति का अनुचित है। अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये टॉपिक है बेसिकली, और एक पेज में पूरा टॉपिक है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति सार का सार तत्व। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि सार तत्व क्या है। इसको आप ढूंढिएगा जरूर, मिलेगा नहीं आपको, मिल भी सकता है लेकिन वैसे नहीं मिलेगा। तो सार तत्व का आशय क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। अनिवार्य या अपरिहार्य तत्व। जैसे कि मान लो कि चुंबक है, तो उसका एक अपरिहार्य तत्व होगा क्या, लोहा, कि जिसके बिना चुंबक नहीं है, या लोहे में वो चीज होगा ही होगा। जैसे मनुष्य है तो उसके अंदर जो उसका मूल तत्व है वो 5 तत्व हैं जिससे मनुष्य बना हुआ है। तो उसी तरह से कह रहा है कि नीति सार के एक बेसिक एलिमेंट्स क्या है जिसके आधार पर नीति शास्त्र है। तो उसके लिए जैसे हमने बताया कि कैसे की चीजें हो गई हैं। वेट अ मिनट। हाँ, जैसे कि मान लीजिए पहला पॉइंट हमने बताया कि सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र का सार तत्व, राजनीतिक जीवन में क्या होना चाहिए, प्रशासनिक जीवन में क्या है, और आर्थिक जीवन में क्या है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवीय जीवन का सार तत्व। तो पहला अगर हम देखें कि सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र का सार तत्व, ये पॉइंट है, आपको बस पॉइंट ही ध्यान रखना है। लाइन मेकिंग पे ना समय बर्बाद करना है, ना नोट मेकिंग करनी है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। बस एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। मुझे थोड़ा सा हो सकता है बोलने में टाइम लगे क्योंकि मैंने पॉइंट ही लिखा है। एग्जाम्पल मुझे तुरंत ही अभी सोचना पड़ेगा, अगर कुछ आता है तो मैं दूंगा। दिक्कत हो रही हो तो यूट्यूब की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। पहला है परस्पर विश्वास। ठीक है, दूसरा है कल्याण की भावना। जाहिर सी बात है कि आप अगर दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे तभी इस देश और समाज का उत्थान होगा। तीसरा है सहभागिता या पार्टिसिपेशन। किसी भी कार्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज के सभी व्यक्तियों को संगठित होना आवश्यक है, तभी उस शुभ कार्य की प्राप्ति हो सकती है। सहभागिता को भी आज आप देख ही रहे होंगे पॉलिटी में भी, जैसे कि आपका लोकल गवर्नमेंट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। तो वो क्या है, वो सहभागिता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 जीएस जो है, 5 6 ऐसे मत समझिएगा। सबको एक दूसरे से रिलेट करना है, खिचड़ी पकानी है, तभी माइंड खुलेगा। थॉट्स जो है उसको उसके बाहर ले जाना है। फिर देखिए क्या है, सह अस्तित्व एवं सह संपन्नता। सह अस्तित्व एवं सह संपन्नता, एक सेकेंड। हाँ, लास्ट है सामाजिक समरसता एवं सद्भाव। ठीक है, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव। वर्तमान में देख रहे हैं ना, जब से ये सोशल नेटवर्क साइट्स जो है आ गई हैं, साथ ही साथ जो हमारे नेता बदजुबानी करके जो स्पीच देते हैं, जिसे हेट स्पीच कहा जाता है, तो उसके चलते क्या हो गया है कि जाति एक जाति का दूसरे जाति के प्रति विश्वास कम होता गया है। एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति विश्वास जो है वो कम होता चला गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव बढ़ाने में नीति शास्त्र की भूमिका। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, दिमाग खोल के रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा ऐसा है तो सिर्फ यही आ जाए। 70 80% आएगा यही चीज डायरेक्ट, लेकिन फिर भी ओपन रखो तो ताकि अगर ना भी है तो समझ के कर सकें। दूसरी चीज क्या लिखी है, तो दूसरी चीज देखिए, राजनीतिक जीवन में अगर नीति शास्त्र के सार तत्व की बात करें तो पहली बात है पंथ निरपेक्षता। हमारे संविधान में सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड और हिंदी में पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं कही गई है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि धर्म से निरपेक्ष होना। मतलब यह है कि राज्य जो है
वो सभी धर्मों से दूरी बना के रखेगा। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी धर्म या मजहब के प्रति भेदभाव न करना, जो कि हमारे भारत सरकार में है, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस दृष्टि से देखोगे तो धर्मनिरपेक्ष एक संकीर्ण और अनुचित धारणा है, क्योंकि वो कहता है कि धर्म से दूरी बना के रखो, जबकि पंथ निरपेक्ष कहता है कि किसी के प्रति भेदभाव ना करना। ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट। और अपने यहाँ जो धर्म है वो किसी अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का अर्थ नहीं है सिर्फ। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ जो है वो सत्कर्म से है, सद्बुद्धि से है, विवेक से है, कि व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए, मतलब व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में धर्म का अर्थ इस तरह से भी लिया जाता है। दूसरा क्या है, देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाजवाद, समानता, न्याय व समृद्धि जो कि उद्देशिका में है, ठीक है, बंधुत्व। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा। अब व्यक्ति की गरिमा के लिए अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो ये भी सोच लीजिए कि जैसे क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, जो व्यक्ति की गरिमा के लिए ही है कि मानव के क्या क्या अधिकार होना चाहिए, उसका गरिमा भंग ना हो। दूसरा क्या हो गया, नेशनल वुमेन कमीशन हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्या हो गया, एससी एसटी कमीशन हो गया। ये जो चीजें हैं ना, यही आपको जोड़ना तोड़ना है, यही काम आता है। इसी को लोग सीखने के लिए जो है प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे किसको लिंक कर दिया जाए, ठीक है। तो ये व्यक्ति गरिमा, अब ये जैसे पॉइंट है ना, तो अलग से खाली एथिक्स को मत सोचो, इसको सोचो कि पॉलिटी में भी कर सकते हो, एसए में भी कर सकते हो, जहां यूज हो वहां कर सकते हो। फिर से देखिए, प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, तो जनहित की वरीयता, जनहित को वरीयता। कैसे, तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप कोई अधिकारी हैं, सचिव साहब हैं, और कोई सड़क जानी है किसी गांव से। अब आपके ऊपर मंत्री जी का प्रेशर है कि नहीं, उसके बगल में मेरा गांव है, जहां से सड़क गुजरनी है उसके 20 किलोमीटर के बाद मेरा गांव है, तुम सड़क वहां से ले जाओ। तो अब अधिकारी को देखना है कि वो जनहित के प्रति अपनी वरीयता को दर्शाए या मंत्री जी के प्रेशर में काम करे। और केस स्टडी में भी जब आप लिखोगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो टूल्स है ना, इसी टूल्स को ध्यान में रख करके केस स्टडी को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हो गया पारदर्शिता, ठीक है। अब पारदर्शिता के लिए भी ये गवर्नेंस का भी पार्ट है। यहाँ भी देखिए आपको दिख रहा है, क्योंकि एथिक्स में भी भ्रष्टाचार है सिलेबस में। पारदर्शिता कैसे आ सकती है, आरटीआई से आ सकती है, आर मतलब जो चीज सरकार ने की है। और क्या हो सकता है, सोशल ऑडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, आईसीटी हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कैमरा वैमरा यूज हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आपकी यूज होगी पारदर्शिता में। फिर क्या है, व्यवहार की एक रूपता, व्यवहार में एक रूपता। किसी अधिकारी को प्रशासन में जब वो होता है तो उसे देखना चाहिए कि चाहे उसके सामने गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, उसे कानून के अंतर्गत ही कानून का पालन करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो कितना अमीर है या कितना पावर वाला व्यक्ति है। तो व्यवहार में एकरूपता होनी चाहिए। एक व्यक्ति के साथ जो उसने निर्णय दिया है, अगर समान कंडीशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होती है तो उसे वही निर्णय देना चाहिए। चौथा हो गया कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारी गरीबी है, थर्ड जेंडर है, ठीक है, गरीबी है, थर्ड जेंडर है, लैंगिक असमानता है, बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उसके अलावा कई सारे बालक हैं, अशिक्षित हैं। तो जो भी समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति एक संवेदनशीलता होनी चाहिए प्रशासन में। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आए, वो हाथ जोड़ के आ रहा है और आप धुतकार दो। पहली बात तो हाथ जोड़ना भी उसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने हक के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा बना हुआ है। तो उसको धुतकारना नहीं है, उसको बैठाना है, अच्छे से क्वेश्चन करना है, पूछना है क्या कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, सेवा भाव। नेक्स्ट पॉइंट, सेवा भाव होना चाहिए। अगर आप फिलोसफिकल हो, थोड़े से आध्यात्मिक हो, तो फिर ये बात थोड़ी समझ में आती है। अगर आप किसी व्यक्ति में ईश्वर का भाव देख लेंगे तो स्वयं आप उससे पूछेंगे कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। या अपने परिवार के किसी लोग को देख लिए, अपने बूढ़े माँ बाप को सोच लिए, किसी को सोच लिए गांव का, तो आप एक अच्छा, आपकी जो भावना है वो सर्विस की होगी। आरडवे टी एक विचारक हैं जिन्होंने प्रशासन के बारे में लिखा था
कि प्रशासन एक नैतिक कृत्य है तथा प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक एथिकल वर्क है, प्रशासन एक नैतिक काम है, और जो प्रशासक है यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक नैतिक एजेंट है। एजेंट, अभिकर्ता मतलब होता है एजेंट, उसको कार्य को करने वाला है, वो कार्य है नैतिकृत और ये करने वाला है। ठीक है। नोलन कमेटी थी जो 1995 में आई थी, ये काफी फेमस है, एथिक्स में बहुत यूज होता है, पब्लिक एड में भी आप यूज करते हैं लेकिन अब तो ऑप्शनल रहा नहीं है, लेकिन गवर्नेंस में यूज हो सकता है ये। तो नोलन कमेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नोलन कमेटी के अनुसार जो है, इसको ऐसे याद रखो, स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है? ये होता है ना, सी हटा दो, और ये एआई, एआई समझ रहे हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो ये हो गया सूल एआई। एस से हो गया सेल्फ, सेल्फिशनेस, क्या बोलते हैं, सेल्फिशनेस। हाँ, तो ये हो गया निस्वार्थनिष्ठता। सेकंड हो गया आपका ऑनेस्टी। तीसरा हो गया आपका ओपननेस। चौथा हो गया आपका ऑब्जेक्टिविटी। फिर आपका इधर क्या हो गया, एल से लीडरशिप, ए से अकाउंटेबिलिटी, आई से इंटीग्रिटी। ठीक है, ये ए आई देखिए हो गया। तो आपको ये ऐसे कर लेंगे, 7 चीज याद हो गया, और ये नंबर यही सब दिलाता है। ये जो है ना, ये आप इस तरह से करोगे, यहाँ पे जैसे मान लो पारदर्शिता, आरटीआई थोड़ा सा डाल दिया 2 शब्द का, गरिमा है तो बाद में ये वर्ड डाल दिए, तो यही सब नंबर दिलाता है, अलग से नंबर नहीं मिलते हैं ट्रेडिशनल लिखने लिखने पे। फिर आपको वही मिलेगा, 8 में से 3, 12 में से 4। आर्थिक जीवन में सार तत्व क्या है? नैतिक माध्यम से अर्थोपार्जन किया जाए। मतलब ये नहीं है कि ड्रग सप्लाई करो, ठीक है, आप जो भी बिजनेस करें वो नैतिक माध्यम से उसका अर्थोपार्जन किया जाए। आर्थिक समावेशन हो, मतलब जैसे ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आई थी तो उसमें क्या कहा था, यही कहा गया था ना कि 1% व्यक्ति जो है उसकी पास भारत की आमदनी जो है वो जनसंख्या के 3 गुना अधिक है, समथिंग लाइक कुछ था ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट, इसको आप यहाँ कोट कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या है, वित्तीय अंतरणों में पारदर्शिता। जो भी वित्तीय ट्रांसफर करें, फाइनेंशियल ट्रांसफर हो, उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे आजकल वो चल रहा है ना आपका 2-3 साल से, बिटकॉइंस, ठीक है, जिसमें पारदर्शिता नहीं है। इसीलिए इसमें जो एथिकल जो होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पर्यावरणीय लागत को न्यून करना, यहाँ भी बिटकॉइंस डाल सकते हैं। पर्यावरणीय लागत को न्यून करना, विज्ञापन में नैतिक मानदंडों का पालन करना। ठीक है, जैसे कई सारे एक्टर होते हैं, ऐसे ऐसे विज्ञापनों में काम करते हैं जो कि हानिकारक होता है, लेकिन वो काम करते हैं, और ऐसे कई कई कंपनीज हैं जो ऐसा विज्ञापन देती हैं जो उन्हें तो फायदा पहुंचाती है लेकिन आम जन को हानि पहुंचाती है। चौथा है कार्मिक कल्याण, जो भी है नंबर, सॉरी, कार्मिक कल्याण हो गया। फिर है संवेदनशीलता, निवेशकों के प्रति जवाबदेह, जो इन्वेस्टर्स है उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी हो। इनसाइडर ट्रेडिंग ना करना, मतलब जैसे कोई कंपनी चल रही है तो उसके अंदर भी कोई गलत काम ना करना। स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं करना। मान लीजिए आप कोई पेय पदार्थ पीते हैं तो उसमें कहीं अधिक मात्रा मिली हो जो कि आपके लिए हानिकारक है, जैसे कि मान लीजिए गिलोटीन की मात्रा होगी मैगी वैगी में। उचित लेखांकन, और उचित लेखांकन में फिर से आप यहाँ पे जो है सोशल ऑडिट, इन सबको मेंशन कर सकते हैं। पर्यावरणीय नीति शास्त्र के सार तत्व। पहला क्या है, पर्यावरण संरक्षण व संतुलन। पर्यावरण संरक्षण और संतुलन, कितने एक्ट बने हुए हैं तो ये ध्यान रखिएगा, 1986 एक्ट है, ठीक है। उसके अलावा सरकार का और क्या क्या प्रयास है, जो आपका वन नीति है, ठीक है, 1/3 वाली नीति है कि पेड़ों की मतलब जो वनावरण जो है 1/3 होना चाहिए। फिर आपका क्या है, नैतिक उपयोग। गांधी जी ने क्या कहा था कि प्रकृति के पास इतना कुछ है कि वो सभी व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, किंतु प्रकृति के पास किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने का सामर्थ्य नहीं है। ये गांधी जी कहते हैं। ये कोट्स ऐसे में यूज होता है जब पर्यावरण से रिलेटेड आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो यूज है वो नैतिक उपयोग हो, कम उपयोग हो, क्योंकि वो सिर्फ हमारे ही प्रयोग में नहीं आता है, अन्य जीवों के भी प्रयोग में आता है। पर्या पारस और एसडीजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसडीजी के लिए नहीं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
पारिस्थितिकी एवं अंतःनिर्भरता का भाव, पारस्परिकता एवं अंतःनिर्भरता का भाव। ठीक है। सतत पर्यावरण विकास, सतत पर्यावरण मतलब संसाधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाए कि वह अक्षुण्ण रहें, मतलब उतने बने रहें, खराब ना हो, और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ ना कुछ उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि सब हम ही यूज करके ऊपर चले जाएं। तो उसी के लिए है सतत पर्यावरण। फिर क्या है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए। पर्यावरण मित्र तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। आजकल देखिएगा जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, रसायनों को कम से कम यूज किया जा रहा है। उसके अलावा कई ऐसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जिसमें पर्यावरण इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। और भी कई पॉइंट्स है इसके। अब देखिएगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है आपका सह अस्तित्व का सूत्र। जैसे कि हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि जियो और जीने दो। दूसरा जो सबसे फेमस रहा है और इम्पोर्टेंट रहा है, नेहरू का पंचशील सिद्धांत। वो मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, मैं आपको बोल देता हूँ कि है क्या, बाद में कराएंगे कभी। जैसे कि इसमें पहली बात कही गई जाती है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। भारत ये कहता है दूसरे देशों के लिए आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब प्रथम आक्रमण हम नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई ना करे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा क्या कहता है, पारस्परिक हितों की पूर्ति के आधार पर व्यवहार का निर्धारण होगा। पांचवी बात यह होती है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर किसी प्रकार के आचरण का निर्धारण होगा। ठीक है। तो ये इनके पंचशील सिद्धांत है। ये पांचों सिद्धांत याद भी रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये IR में भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 4 में भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में इंपॉर्टेंट है। और ऐसा अगर कोई ऐसे आप चूज कर सकते हैं तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे आप अपना दिमाग खोलो, खुद सोचो मेरे साथ, सुनते सुनते सोचो क्या हो सकता है। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार को लेकर के हो सकता है कि परमाणु हथियार का क्या अधिक से अधिक उसको और ना बनाया जाए, मतलब जितने हैं ठीक है, बाकी इन्हीं को ही नष्ट करो। ठीक है। तो परमाणु हथियार का प्रयोग ही ना हो और जितने हैं उनको भी नष्ट किया जाए, कम किया जाए। फिर दूसरी चीज क्या हो रही है कि आजकल देखा जा रहा है विकसित देश जो है वो कम विकसित देशों को तकनीकी हस्तांतरण कर रहे हैं, करना चाहिए भी। ठीक है। जो वैश्विक व्यवहार है वो न्यायसंगत होना चाहिए। WTO डाल सकते हैं जिसमें एक आचार संहिता है, एक आचरण है। तो वैश्विक व्यापार जो है उसमें वो होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। आप कोई भी ऐसा व्यापार कर रहे हो पर्यावरणीय चीजें, तो उसमें चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी देश का नागरिक किसी दूसरे देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर के रहता है तो उसके हितों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने यहाँ नहीं होता भगाओ, वहाँ है, फिर अमेरिका में भी ये चीज़ चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज़ चल रही है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये इंटरनेशनल एथिकल्स के विरुद्ध है। या किसी देश का जो एक सिपाही है किसी शत्रु देश में फंस जाता है तो उसके साथ भी एक ठीक ठाक व्यवहार होना चाहिए। तो ये ह्यूमन राइट्स का ही मामला है। ये इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और अच्छे से दृष्टिकोण में, तो ये एथिकल मामला भी है इंटरनेशनल संबंधों का। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है। उसके बाद अभी मैं बता दूंगा, जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो वो कर सकता है। मैं पूरी डिटेल आपको कल तक दे दूंगा। आज मैंने आधी बनाई थी, फिर वो कुछ दिक्कत दे रहा था। लेकिन ओवरऑल मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो चीप होगा, ये गारंटी है मेरी। और बेस्ट होगा ये आप तय करना। चल के थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये जो मेरी टेलीग्राम आईडी है, मैंने न्यू ही बनाई थी, तो टेलीग्राम आईडी जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम इस नाम से ही है, जो चैनल का नाम है, आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस। और डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट होकर के वहीं पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।